यार। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में अपने ख़यालात किए मुश्तरक मादरी ज़बान के साथ मुल्क की मुख्तलिफ ज़बानों और उसकी अहमियत से मुंसलिक पहलुओं का किया जिक्र। कहा, माँ और मादरी ज़बान दोनों मिलकर ज़िंदगी की बुनियाद बनाती हैं मजबूत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत की मुजस्समा साजी को करार दिया अनोखी मिसाल। कहा, हुकूमत ने मुल्क के मंदिरों से चोरी की गई मूर्तियों को वापस लाकर हुकूमत की जिम्मेदारी का किया मुजाहिरा। गुज़िश्ता चंद बरसों में मुल्क के मुख्तलिफ मंदिरों से चोरी की गई सैकड़ों मूर्तियां लाई गई वापस। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के 5वें मरहले के लिए वोटिंग जारी। 12 अजला के 61 असेंबली हलकों में डाले जा रहे हैं वोट। नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य, सिद्धार्थ नाथ सिंह, चंद्रिका प्रसाद समेत 693 उम्मीदवारों की इंतखाबी किस्मत का होगा फैसला। उत्तर प्रदेश में आइंदा मरहलों के लिए इंतखाबी मुहिम जारी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की बस्ती, देवरिया और वाराणसी में इंतखाबी रैली। बीजेपी सीनियर लीडर अमित शाह का भी बलिया में इंतखाबी जलसे से खिताब। अपोजिशन जमातों के रहनुमा भी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ। यूक्रेन में भारतीय शहरियों को निकालने के लिए हुकूमत का ऑपरेशन गंगा का एहतमाम। रोमानिया और हंगरी के दारुल-हुकूमत से भारतीय शहरी लाए जा रहे हैं वतन वापस। बुडापेस्ट से 240 हिंदुस्तानियों को लेकर परवाज पहुंची दिल्ली। इससे कबल एयर इंडिया की फ़्लाइट 219 तालिब इल्मों को लेकर पहुंची थी मुंबई। बुखारेस्ट से 250 भारतीय शहरियों को लेकर दिल्ली हवाई अड्डा पहुंची थी एक और परवाज। और यूक्रेन में हालात कशीदा। रूस और यूक्रेन के फौजियों के दरमियान जद्दोजहद जारी। दारुल हुकूमत कैफ में कर्फ्यू में पीर की सुबह तक तोसी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल हंगामी खुसूसी इजलास बुलाने पर करेगी वोटिंग। व्हाइट हाउस ने रूस के खिलाफ मजीद पाबंदियां आयद करने का मुश्तरका बयान किया जारी। यूक्रेन ने रूस के बेलारूस में मुज़ाकरात की पेशकश की मुस्तरद। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ फ़हीम अहमद। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के 5वें मरहले के लिए पोलिंग जारी है। इस मरहले में 12 अजला में फैले 61 हलकों में पोलिंग हो रही है, जिसमें 13 सीटें महफूज हैं। 5वें मरहले में सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, अमेठी और रायबरेली अजला में पोलिंग हो रही है। प्रयागराज, अमेठी, अयोध्या और सरथों में लोग बढ़ चढ़ कर वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। 5वें मरहले में सेपहर के 3 बजे तक 46.28% लोगों ने अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया था। उत्तर प्रदेश में अगले 2 मरहलों के लिए इंतखाबी मुहिम जारी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बस्ती में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद को शदीद तौर पर हदफ तनकीद बनाया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि अपोजिशन जमातें जो 2017 में उनके साथ घूमती थी, उन्होंने 2019 में उनका साथ छोड़कर दूसरों का सहारा ले लिया। 2022 में नए साथी लेकर आए। जो पार्टियां अपने साथियों का साथ छोड़कर जा सकती हैं, वो आवाम का क्या साथ देंगी। ये किसी जाति के नहीं होते, ये किसी समाज के नहीं होते। इनके लिए अपना स्वार्थ सबसे बड़ा है। ये कितने स्वार्थी हैं, आप देखिए। 2017 में किनको साथ लेकर के घूमते थे, 2019 में आते आते उनको छोड़ दिया, दूसरों का साथ लिया, फिर उनको छोड़ दिया, 2022 में नए साथी लेके आए। रैली से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि बीजेपी हुकूमत जात पात और मजहब से बालातर होकर लोगों के लिए काम करती है। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए हर गरीब को सशक्त कर रही है। जाति धर्म से ऊपर उठकर
बढ़ाया है सम्मान सबसे पहले गरीब कल्याण। इसी भावना के साथ हम काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने देवरिया में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि इस बार इलेक्शन अकरबा परवरी और कौम परस्तों के दरमियान है। इस इलेक्शन में दलित, मजलूम, महरूम सभी अकरबा परवरों के खिलाफ मुत्तहिद हैं। आम तबके ने भी उन्हें पटखनी देने का फैसला किया है। इस चुनाव में परिवारवादियों के खिलाफ पिछड़ा वर्ग भी एकजुट है और सामान्य वर्ग ने भी उन्हें पटखनी देने की ठान ली है। इन परिवारवादियों ने अपने 5 साल में गरीबों पर जितना अत्याचार किया वो मेरे गरीब भाई बहन उसे कभी भूल नहीं सकते। ये डबल इंजन की सरकार है जो यूपी के 9 करोड़ से अधिक पिछड़ों को, 3 करोड़ दलित भाई बहनों को और सामान्य वर्ग के 3 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन दे रही है। 15 करोड़ परिवारों। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज वाराणसी के दौरे पर भी हैं, जहां वो बूथ विजय सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में बूथ विजय सम्मेलन के जरिए बूथ सतह के कारकुनों को असेंबली इंतखाबात में जीत का मंत्र दे रहे हैं। ख्याल रहे कि वाराणसी में 7वें मरहले में 7 मार्च को पोलिंग होनी है। मरकजी वज़ीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने बलिया में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि इंतखाबात के 4 मरहलों में एसपी और बीएसपी का सफाया हो गया है। बीजेपी ने पोलिंग के 4 मरहलों में 300 से ज्यादा सीटों के साथ रियासत में हुकूमत साजी का रास्ता साफ कर लिया है। अतीक अहमद कहां है? मुख्तार अंसारी कहां है? आजम खान कहां है? अगर समाजवादी पार्टी की सरकार गलती से भी बना दी तो जेल में रहेंगे क्या? जोर से बोलो, रहेंगे क्या? अरे जिन्होंने संकट मोचन मंदिर पर बम धमाके करने वालों के केस वापिस लेने की हिम्मत करी, ये माफियाओं को जेल में नहीं रहने देंगे। गलती मत करना, ये माफिया तब तक ही जेल में है जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदले। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज 86वें मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात मुश्तरक किए। उन्होंने सकाफती एतबार से बेशकीमती चोरी हो चुकी मूर्तियों को मुल्क में कामयाबी के साथ वापस लाने के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि इस माह के शुरू में भारत इटली से अपने एक कीमती विरसे को वापस लाने में कामयाब रहा है। उनका मजीद कहना था कि ये कीमती मूर्तियाँ न सिर्फ भारत की मुजस्समा साजी की मुनफरिद मिसाल हैं, बल्कि उनसे हमारा अकीदा भी जुड़ा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 86वें मन की बात प्रोग्राम से खिताब किया। मन की बात प्रोग्राम का आगाज़ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सकाफती एतबार से बेशकीमती चोरी हो चुके मुजस्समों को कामयाबी के साथ मुल्क में वापस लाने के साथ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस महीने के शुरू में भारत इटली से अपने एक कीमती विरसे को वापस लाने में कामयाब रहा है। ये विरसा है अवलोकितेश्वर पद्मपानी की 1000 साल से ज़्यादा पुरानी मूर्ति। इस महीने की शुरुआत में भारत इटली से अपने एक बहुमूल्य धरोहर को लाने में सफल हुआ है। ये धरोहर है अवलोकितेश्वर पद्मपाणी की 1000 साल से भी ज़्यादा पुरानी प्रतिमा। ये मूर्ति कुछ वर्ष पहले बिहार में गया जी के एक देवी स्थान कुंडलपुर मंदिर से चोरी हो गई थी, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद अब भारत को ये प्रतिमा वापस मिल गई है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में मुल्क की कीमती मूर्तियों की चोरी का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि भारत की मुजस्समा साजी की ये नायाब मिसालें तो थीं ही, इनसे हमारा अकीदा भी वाबस्ता है, लेकिन माजी में बहुत सी मूर्तियां चोरी के जरिए भारत से बाहर जाती रही हैं। कभी इस मुल्क में, कभी उस मुल्क में ये मूर्तियां फरोख्त की जाती रहीं। इनके लिए तो ये सिर्फ फनपारे थे, ना इनका इसकी तारीख से कोई ताल्लुक था और ना ही अकीदे से। वज़ीर आज़म ने कहा कि इन मूर्तियों को वापस लाना हमारी जिम्मेदारी है। ये भारत की मूर्तिकला का नायाब उदाहरण तो थी ही, इनसे हमारी आस्था भी जुड़ी हुई थी, लेकिन अतीत में बहुत सारी मूर्तियां चोरी होकर भारत से बाहर जाती रही। इन मूर्तियों को वापस लाना भारत माँ के प्रति हमारा दायित्व है। साल 2013 तक करीब करीब 13 प्रतिमाएं भारत आई थी, लेकिन पिछले 7 साल में 200 से ज्यादा बहुमूल्य प्रतिमाओं को भारत सफलता के साथ वापस ला चुका है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सोशल मीडिया पर मकबूल तंजानिया के 2 बहन भाइयों किलिपॉल और उनकी बहन नीमा की भारतीय सकाफत में दिलचस्पी और जुनून का भी जिक्र किया। इन दिनों फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर तंजानिया की 2 भाई बहन किलिपॉल और उनकी बहन नीमा, ये बहुत चर्चा में है और मुझे पक्का भरोसा है आपने भी उनके बारे में जरूर सुना होगा। उनके अंदर भारतीय संगीत को लेकर एक जुनून है, एक दीवानगी है और इसी वजह से वे काफी लोकप्रिय भी हैं। इस अद्भुत क्रिएटिविटी के लिए इन दोनों भाई बहन किली और नीमा, उनकी बहुत सराहना करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने भारतीय मौसीकी के जादू के बारे में बात की। भारतीय मौसीकी में ताउन के लिए तंजानिया में भारत के सिफारत खाने की तरफ से सरफराज किए गए भाई बहनों के बारे में बताया। हमारा मुल्क आज़ादी के 75वें साल की तकरीब मना रहा है, तो इस मौके पर हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार इन नगमों के हवाले से भी ऐसे तजर्बात किए जा सकते हैं, जहां गैर मुल्की शहरियों को, वहां के मारूफ गुलकारों को भारत के हुब्बुल वतनी के नगमे गाने के लिए मदऊ करें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। 86वें मन की बात में वज़ीर आज़म मोदी ने मादरी ज़बानों और मुल्क की मुख्तलिफ ज़बानों के ताल्लुक से अपने ख्यालात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि माँ और मादरी ज़बान दोनों मिलकर ज़िंदगी को मजबूत बनाती हैं, उन्होंने ज़िंदगी बख्शती है। पेश है ये खास रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने 86वें मन की बात प्रोग्राम में मादरी ज़बान, मुल्क की मुख्तलिफ ज़बानों और उसकी अहमियत से मुतालिक पहलुओं के बारे में अपने ख्यालात अहले वतन के सामने पेश किए। उन्होंने कहा कि मादरी ज़बान हमारी जिंदगियों की तश्कील भी करती हैं। माँ और मादरी ज़बान दोनों मिलकर जिंदगी की बुनियाद को मजबूत करती हैं और जिंदगी बख्शती हैं। जिस तरह हम अपनी माँ को नहीं छोड़ सकते, उसी तरह हम अपनी मादरी ज़बान को भी नहीं छोड़ सकते। मैं तो मातृभाषा के लिए यही कहूँगा कि जैसे हमारे जीवन को हमारी माँ गढ़ती है, वैसे ही मातृभाषा भी हमारे जीवन को गढ़ती है। एक बार मेरा एक तेलुगु परिवार में जाना हुआ और मुझे एक बहुत खुशी का दृश्य वहां देखने को मिला। उन्होंने मुझे बताया कि हम लोगों ने परिवार में नियम बनाया है कि कितना ही काम क्यों न हो, लेकिन अगर हम शहर के बाहर नहीं है तो परिवार के सभी सदस्य डिनर टेबल पर बैठ के साथ में लेंगे। और दूसरा, डिनर के टेबल पे कंपलसरी हर कोई तेलुगु भाषा में ही बोलेगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मुल्क के लोगों से बगैर किसी हिचकिचाहट और फख्र के साथ अपनी मादरी ज़बान बोलने की बात की। आजादी के 75 साल बाद भी कुछ लोग ऐसे मानसिक द्वंद्व में जी रहे हैं जिसके कारण उन्हें अपनी भाषा, अपने पहनावे, अपने खान पान को लेकर एक संकोच होता है, जबकि विश्व में कहीं और ऐसा नहीं है।
हमारी मातृभाषा है, हमें उसे गर्व के साथ बोलना चाहिए। हमारी भाषाओं की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कोहिमा तक सैकड़ों भाषाएं, हजारों बोलियां एक दूसरे से अलग लेकिन एक दूसरे में रची बसी हुई है। भाषा अनेक, भाव एक। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कीनिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म रॉयल ओडिंगा के साथ एक दिलचस्प और जज्बाती मुलाकात का लोगों से तारुफ कराया। कुछ दिनों पहले मेरी मुलाकात मेरे मित्र और कीनिया के पूर्व प्रधानमंत्री राइला ओडिंगा जी से हुई थी। जब हम दोनों बातें कर रहे थे तो ओडिंगा जी ने अपनी बिटिया के बारे में बताया। उनकी बेटी रोजमेरी को ब्रेन ट्यूमर हो गया था और इस वजह से उन्हें अपनी बिटिया की सर्जरी करानी पड़ी थी। दुनिया के बड़े बड़े देश छान मारे लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। केरला के एक आयुर्वेदिक अस्पताल में अपनी बेटी का इलाज करवाना शुरू किया। आप कल्पना कर सकते हैं कि जैसे एक नया जीवन मिल गया और रोशनी तो रोजमर्रा के जीवन में आई। वज़ीर-ए-आज़म ने आयुर्वेद के फ़रोग के लिए हुकूमत की कोशिशों और इस शोबे में शुरू किए जाने वाले स्टार्टअप्स का जिक्र किया। पिछले 7 वर्षों में देश में आयुर्वेद के प्रचार प्रसार पर बहुत ध्यान दिया गया है। आयुष मंत्रालय के गठन से चिकित्सा और स्वास्थ्य से जुड़े हमारे पारंपरिक तरीकों को लोकप्रिय बनाने के संकल्प को और मजबूती मिली है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पिछले कुछ समय में आयुर्वेद के क्षेत्र में भी कई नए स्टार्टअप सामने आए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज से कुछ दिन बाद 8 मार्च को ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर ख़वातीन की हिम्मत, हुनर और सलाहियत से मुतालिक मिसालें मन की बात में मुश्तरक करने की लोगों से अपील की। अपने मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल साइंस डे का जिक्र करते हुए बच्चों में साइंसी मिजाज को फ़रोग़ देने पर जोर देने के बारे में भी बात की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और वज़ीर-ए-आज़म के मन की बात प्रोग्राम में रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात व नशियात एल मुरुगन ने कहा कि उन्हें खुशी है कि वज़ीर-ए-आज़म हमेशा तमिलनाडु की सकाफ़त के बारे में बात करते हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु एक कदीम रियासत ही नहीं बल्कि एक तारीख़ी तमिल जो है एक ज़बान भी है। Today in Man Ki Baat, Prime Minister mentioned about the Tamil in the mother tongue. He mentioned in the mother tongue. In that mother tongue, Tamil is an heritage language and Tamil is an very ancient language. He mentioned in this, and also he mentioned in Vellore 600 years back there was Anjaneer idol was stolen. That Anjaneer idol has brought back to the country from Australia. So Prime Minister is proudly mentioned that Tamil culture and Tamil ideals are bring back, and always not only this Man Ki Baat, whatever the Man Ki Baat, our Prime Minister mentioning about Tamil Nadu culture, about Tamil language, about Tamil people, about Tamil people's achievements. यूक्रेन के खिलाफ रूस की फौजी मुहिम बिला रोक टोक जारी है। इस सब के दरमियान भारत सरकार यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने का काम मुसलसल तेज़ी के साथ कर रही है। यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए हुकूमत हिंद के मिशन ऑपरेशन गंगा के तहत 240 भारतीय शहरियों के साथ तीसरी परवाज़ हंगरी के दारुल-हुकूमत बुडापेस्ट से दिल्ली पहुंची। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने एक ट्वीट के ज़रिए हंगरी के वज़ीर ख़ारजा पेटर सीजी जार्तू के ताउन के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। इससे कबल रोमानिया के दारुल-हुकूमत बुखारेस्ट से एक और परवाज़ यूक्रेन में फंसे 250 भारतीय शहरियों के साथ दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंची। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया और वजीर ममलिकत बराए उमूर खारजा वी मुरलीधरन ने दिल्ली हवाई अड्डे पर यूक्रेन से बाहिफाजत बुखारेस्ट के रास्ते निकाले गए भारतीय शहरियों का इस्तकबाल किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हुकूमत की यह मुहिम उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक तमाम शहरियों की बाहिफाजत भारत वापसी नहीं होती है।
काबिल जिक्र है कि यूक्रेन की फ़िज़ाई हुदूद को तैयारों के मामूल के नकलो हरकत के लिए बंद कर दिया गया है। इसलिए वहाँ फंसे हुए भारतीयों को रोमानिया की सरहद से दारुल हुकूमत बुखारेस्ट लाया गया, जहाँ से लोगों को भारत लाया जा रहा है। Every single one of our citizens are back safely back home in India. So please pass this message on to all your friends, all your colleagues, that we are with them and we will guarantee their safe passage back. Pradhan Mantri ji is in touch with the Ukrainian Rashtrapati ji. The conversations are on to ensure that everyone is brought home safely. Conversations are also on with the Russian government, and we assure you कि एक एक नागरिक को वापस अपने मातृभूमि में हम लोग सुरक्षित रह के ही चैन की सांस लेंगे। बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत प्रधानमंत्री जी की तरफ से, और एयर इंडिया के सभी क्रू को भी मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों को लाने के लिए इतनी मेहनत और मशक्कत की। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। I know now all your family and friends are waiting for you, so let's go and meet them. यूक्रेन से वापस लौटने वाले तलबा की ज़हनी कैफियत, यूक्रेन से निकलने में भारतीय सिफारत खाने के ताउन और हुकूमत की तैयारी के बारे में जानने के लिए डीडी न्यूज़ के नुमाइंदे तापस भट्टाचार्य ने यूक्रेन से वापस लौटने वालों से बात की। पेश है ये खास रिपोर्ट। 240 से ज़्यादा स्टूडेंट्स बुडापेस्ट में आए थे और उनको यूक्रेन से बुडापेस्ट लेके जाना और वहाँ से फिर वापस दिल्ली लाने में भारतीय गवर्नमेंट ने एक अहम भूमिका निभाई। खुद ये स्टूडेंट कहते हैं कि उनको एक नया जीवन मिला और वो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है भारत के गवर्नमेंट का, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनकी टीम का, जिन्होंने इस पूरे जो मिशन है उसको अंजाम दिया। आइए सुनते हैं क्या उनका कहना है इस इवैक्यूएशन प्लान को लेके। इंडियन गवर्नमेंट ने अपना बेस्ट दिया है, क्योंकि जो हमें सर्विसेज मिली हैं एकदम बेस्ट है। एम्बेसी है जो हंगरी में हमारी इंडिया की, उनका रिस्पांस ज़बरदस्त था, और इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें इधर ले। काफ़ी बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं, बट इंडियन गवर्नमेंट जैसे ही देख रही है, मौका देखती है, वहाँ से उन बच्चों को निकालेगी। क्यों से कैपिटल से इतने बच्चे फंसे हुए हैं वहाँ पे। मेरे कुछ फ्रेंड्स कीव गए थे फ्लाइट बोर्ड करने के लिए दिल्ली के लिए, और जब वहाँ पे यह हमला हुआ और अब वो एक स्कूल में बंद है, और उनसे जब मेरी बात हुई थी तो दे वर सेइंग कि खाना भी नहीं मिल रहा है। अगर 10 बंदे तो उनके लिए 1 प्लेट खाना आ रहा है, ना पानी मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और हमारे सीएम खट्टर जी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इतनी एवैक्यूएशन प्लान ऐसी सिचुएशन से, गतिविधियों से इतना ईजिली हमें लेके आए हैं। दैट वाज नॉट ईजी। गवर्नमेंट ने बहुत कोऑपरेट करा है, और हमारे जो सर है वहाँ पे अमरीक सर, उन्होंने भी कोऑपरेट करा है और हमें जल्द से जल्द निकालने की कोशिश करी है। So many I believe have still there in there, and many are in Kyiv also, which is currently a hot zone. Honestly, I would love to talk about that because my subgroup mates, I'm the monitor of my subgroup mate, and they are stuck there in the Kyiv. 2 or 3 days ago, there was no food, there was no water supply, there was nothing. They were like occupied in the bunker, in the Kyiv. Though I'm very happy कि at least हम लोग आ गए on a safe side. अगर हम लोग उनकी जगह होते, बट मैं ये भी प्रे करती हूँ कि अगर ज़्यादा हो सकता है आप लोगों से, बिकॉज एयर इंडिया की सर्विसिंग बहुत अच्छी थी, तो मैं ये प्रे करती हूँ अगर हो सकता है तो प्लीज़ उन्हें भी एज सून एज पॉसिबल। यूक्रेन की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र दारुल-हुकूमत कीव में धमाकों और सड़कों पर हंगामों के बाद कर्फ्यू की मुद्दत में तोसी कर दी गई है। रूसी फौज के शहर के करीब होने की वजह से मेयर विटाली क्लिचको ने शहरियों को पीर की सुबह तक घरों के अंदर रहने का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू के दौरान सड़क पर मौजूद तमाम शहरियों को दुश्मन की तखरीबकारी और जासूसी करने वाले गिरोह का रुकन तस्वुर किया जाएगा। काबिल जिक्र है कि रूसी फौजी कार्रवाई वहाँ 3 दिनों से जारी है। और अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। बाइडन ने जंग के दौरान यूक्रेन को $350 मिलियन की फौजी इमदाद का ऐलान किया है। सदर जो बाइडन यूक्रेन को मजमूई इमदाद के लिए $250 मिलियन और महकमा दिफा की फौजी तरबियत के लिए $350 मिलियन देंगे। इस सिलसिले में अमेरिकी महकमा खारजा को हुक्मनामा जारी किया गया है। अमेरिका ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को मुल्क छोड़ने की पेशकश की थी, लेकिन ज़ेलेंस्की ने इनकार कर दिया और रूस से लड़ने का रास्ता इख्तियार किया।
व्हाइट हाउस ने आज रूस के खिलाफ मजीद इक़्तिसादी पाबंदियों के बारे में एक मुश्तरका बयान जारी किया। यूरोपीय कमीशन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और बरतानिया, कनाडा, अमेरिका के लीडरों ने यूक्रेन पर रूस के हमले की मजम्मत की। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि वो यूक्रेन के जरिए रूस के हमलों के खिलाफ की जा रही हौसला मंदाना कोशिशों की सताइश करते हैं। सब ने रूस की जंग को बुनियादी बैनुल-अक़वामी उसूलों पर हमला करार दिया। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने स्विफ्ट मालियाती निज़ाम से रूस के मुंतखब बैंकों को अलग करने का फैसला किया है। इसके अलावा रूस के मरकज़ी बैंक पर भी पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं। यह कदम यूक्रेन में रूस की फ़ौजी कार्रवाई के पेश नज़र उठाया जा रहा है। इसके साथ ममनुआ रूसी कंपनियों की जायदादों की छानबीन के लिए मुश्तरका टास्क फोर्स बनाने पर भी इत्तेफाक किया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के पेश नज़र ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को जहन में रखते हुए दिल्ली पुलिस हर दिन नए नए इक़दाम कर रही है। इसी सिलसिले में पूरी दिल्ली में ख़वातीन की आवाज़ बुलंद करने के लिए पिंक बूथ कायम किए जा रहे हैं। सेंट्रल डीसीपी श्वेता चौहान ने माता सुंदरी देवी कॉलेज के पास एक और बूथ लॉन्च किया। प्रशक्ति प्रोग्राम के तहत इस पिंक बूथ को लॉन्च किया गया। इसके साथ साथ ही 7 वर्चुअल पिंक बूथ भी लॉन्च किए गए। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर गीता पाठक भी मौजूद थी। पिंक बूथ खोलने का मकसद ख़वातीन को महफूज माहौल दस्तयाब कराना है। अगर उनके साथ किसी भी तरह का कोई हादसा होता है तो वो बराह रास्त इन बूथों पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। आज मुझे इस शक्ति प्रोग्राम में और मैडम के हाथों से जब पिंक बूथ का उद्घाटन हुआ तो मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ, क्योंकि ये जो काम है, ये जो कार्यशैली है, ये हमारे आदरणीय श्री कमिश्नर श्री राकेश अस्थाना जी, उन्हीं के नेतृत्व में ये काम हो रहा है। जब उन्होंने ये माना है कि पुलिस में और समाज की बाकी जगहों पर महिलाओं की भागीदारी बराबर की होनी चाहिए। भारत की खिलाड़ी सादिया तारिक ने मॉस्को में जारी विश्व स्टार्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया है। श्रीनगर की रहने वाली 15 साल तारिक गुज़िश्ता 2 बरसों से जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इस गोल्ड मेडल के लिए सादिया तारिक ने चैंपियनशिप में कुल 3 मुकाबले खेले और अपने हरीफ कजाकिस्तान, जमहूरिया चेक और रूस की खिलाड़ियों को शिकस्त दी। काबिल ज़िक्र है कि सादिया ने फाइनल मैच में रूसी खिलाड़ी को मात दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी सादिया तारिक को इस जीत पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म मोदी ने ट्विटर पैगाम में लिखा कि मॉस्को विश्व स्टार्स चैंपियनशिप में तलाई तमगा जीतने पर सादिया तारिक को मुबारकबाद। उनकी कामयाबी बहुत से उभरते हुए खिलाड़ियों को तहरीक देगी। उनकी मुस्तकबिल की कोशिशों के लिए उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा यहीं मुकम्मल होता है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।